हिंदुस्तान का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी एजुकेशनिस्ट ये नहीं बता सकता है कि विद्यालय में अगर 50 बच्चों का एडमिशन हुआ है वन में, तो 6 तक जाते जाते कितने बच्चे रहेंगे और कितने स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि बिहार के स्कूल का जो एजुकेशन है वो पूरे देश के लिए एक मॉडल बने। साइकिल, ड्रेस, पैसे, मिड डे मील, ये सब तो बच्चों के रेगुलरिटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए ठीक है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले? डीओ ऑफिस के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं, बाउंड्री के चारों तरफ चौहद्दी का चक्कर लगाते हैं जी। वो शिक्षक ही उसमें अपना चेहरा चमकाने के लिए जा करके क्लास लेना शुरू किए। ये लोग यहाँ से पढ़ते हैं, वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि सोसाइटी को, प्रशासन को, शासन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हैं और आपको भी समाज में क्या सम्मान मिलना चाहिए। जो लोग यहाँ प्रशासन में बैठे हैं वो अपने को मालिक न समझे, वो जनता के नौकर हैं, जनता के टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता के लिए अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल होना ज्यादा जरूरी है। इस पश्चिम चंपारण में जो आता है ऑफिसर अपने को भगवान समझ लेता है। चंपारण के नाम उन्होंने देश दुनिया में फैलाया है, वहां पर तो दिखना चाहिए ना, एक बार कोई सर्च करे तो उसका वहाँ एक डिटेल मिलना चाहिए जी। ना, चाहे जो कोई भी हो, जो इस कोई जिले भी में हो, कोई भी हो। न तो यहाँ के किसी लेखक का वहाँ डिटेल्स मिलेगा, न यहाँ सोशल वर्कर का मिलेगा, हैं जो मंत्री, विधायक, नेताजी का जो पेज, जो विकिपीडिया का पेज है वो बना है, वो आपको मिल जाएगा गूगल पर। ये क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती है? कुंदन कुमार जी की सोच अच्छी थी, लेकिन उस समय जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, उनको शिक्षा को छोड़ के सब चीजों की जानकारी थी। सभी का स्वागत करता हूं और आज हम मौजूद हैं एक अति विशिष्ट मेहमान के साथ, जो पश्चिम चंपारण के जाने माने गणितज्ञ भी हैं और बहुत ही अच्छे विद्वान भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर शोभालाल सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और इतने बिजी शेड्यूल में आपने थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल कि अपने शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं, क्योंकि अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते रहते हैं, कई आपके रिसर्च पेपर जो हैं वो भारत में, अब्रोड में भी आते रहते हैं और आप बड़े संस्थान में भी कार्य कर चुके हैं, तो थोड़ा सा अपने शिक्षा के बारे में हमें एक संक्षिप्त जानकारी दें। देखिए, मेरी पढ़ाई की शुरुआत जो है गांव के एक बहुत ही छोटे से विद्यालय से हुई थी। जी। और विद्यालय चलता था पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे सभी बच्चे बैठ के पढ़ते थे। मेरा जन्म बहुअरवा साठी में हुआ, तो वहाँ पर एक गांव है भेड़िहारी टोला जी। तो हम लोग गए स्कूल में। तो आश्चर्यजनक ढंग से जो विद्यालय चलता था वो एक पीपल के पेड़ के नीचे चलता था। विद्यालय में भवन नहीं था। तो 1 से लेके प्राइमरी स्कूल तक की जो पढ़ाई हुई उस विद्यालय में हुई, जो बिल्कुल ही भवनहीन विद्यालय था। एक ही शिक्षक हुआ करते थे और शायद वो सभी विषयों के शिक्षक हुआ हाँ, करते सभी विषयों के शिक्षक हुआ करते थे। फिर मैं कटहरी मिडिल स्कूल आना शुरू किया, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर था, और बीच में बरसात के दिनों में तो हम लोगों को पानी तैर के भी जाना पड़ता था। जी। वहाँ से क्लास 8 तक पढ़ाई करने के बाद मैं चला गया केहुनिया हाई स्कूल, राम नारायण उच्च विद्यालय केहुनिया। वहाँ से मैंने 10th बिहार बोर्ड से पास किया, और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ एमजे कॉलेज बेतिया से किया। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में मैंने एमजे कॉलेज बेतिया से ही किया। एमएससी मैंने मुंशी सिंह महाविद्यालय एमएस कॉलेज मोतिहारी से किया, और पीएचडी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से की। पीएचडी के साथ रोमांचक बात है जी, मेरे जो सुपरवाइजर थे, जो आज दिवंगत हो चुके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एस प्रसाद एमजे कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो उनके जो सुपरवाइजर थे वो लंदन से मदन बाबू, जो एमएस कॉलेज मोतिहारी के प्रिंसिपल थे, वहाँ से वो पीएचडी करके आए थे ब्लैक होल पर। तो उन्होंने कहा मेरे से कि अगर मेरे अंडर में तू पीएचडी करोगे तो मैं तुमको ब्लैक होल पर ही कराऊंगा, क्योंकि मैं इसी को समझता हूँ। फिर मैं जब रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार यूनिवर्सिटी में प्रोसीड किया, प्रक्रिया जब बढ़ी, तो 3-4 साल तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लोग ये समझ ही नहीं पाते थे कि एक्चुअल में इसमें काम कैसे होगा,
इसके लिए लैब नहीं है, इसके लिए संसाधन नहीं है। तो हमारे सुपरवाइजर ने ये लॉजिक दिया कि मदन बाबू ने मुझे पीएचडी कराया है इसी टॉपिक पर इसी यूनिवर्सिटी से, तो फिर मेरा शिष्य क्यों नहीं कर सकता है। तो शुरू हो या काम शुरू हुआ? काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के पहले शर्त ये रखा गया, उस समय एस.एन. सिन्हा हुआ करते थे, बिहार यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, जो एनआईटी, संभवतः एनआईटी पटना से जी। के वो प्रोफेसर थे, वो आए थे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तुमको परमिशन दे देंगे यदि तुम बाहर कोई स्टडी सेंटर सेलेक्ट करो। बातचीत बहुत चली, बहुत, इसके बीच में मुझे कष्ट भी उठाना पड़ा। फाइनली मेरा एक स्टडी सेंटर अलॉट हुआ, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलोर। तो वहाँ से मुझे बहुत सारे स्टडी मटेरियल, सैटेलाइट का कैसे, कौन सैटेलाइट बोल रहे हैं, कौन स्टार का क्या रोटेशन हो रहा है, उस पर किस तरह से ग्रेविटेशनल पुलिंग, गुरुत्वाकर्षण का बल कैसे काम कर रहा है, स्टार का लाइफ कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, कैसे उनका रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। मोमेंटम और स्टेटस का पूरा एक, हाँ पूरा, जी मतलब जी। वहाँ तो सारा चीज सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन इसरो को मिलता था। तो उस क्रम में मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब वहाँ चीफ साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उनके साथ भी हमारा बहुत बार जी जी। इंटरेक्शन हुआ। ये और काफी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, काफी मैंने उपलब्धि बड़ा के, अचीवमेंट है। उस समय कोई एपीजे अब्दुल कलाम सर को नहीं जानता था, वो चीफ साइंटिस्ट हो गए थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे या इतने मिसाइल मैन होंगे, इतने उनका नाम होगा, ये कल्पना से परे थी। जी जी। बट ही वॉज वेरी सिंपल फेलो। तो हम लोग उनके साथ जाते थे तो उनसे बात करते थे। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड और काफ़ी कोऑपरेटिव। तो हम वहाँ से अपनी लैंग्वेज में बोले तो पूरा एक बोरा जब भी जाते थे तो वहाँ से भर भर के लाते थे, प्रिंट आउट मटेरियल जो भी मटेरियल। स्टडी हाँ में हाँ, स्टडी मटेरियल प्लस वहाँ उनके जो साइंटिस्ट थे वो सब हम लोगों को बहुत सिखाते थे, समझाते थे। फाइनली मेरा स्टडी सेंटर वहाँ होने के बाद काम बढ़ा, तो 2000 सन में मैंने अपना पीएचडी फाइनली विश्वविद्यालय को सबमिट कर दिया है 2002 में। तो ये मेरी हो गई पढ़ाई पीएचडी तक की। और उसके बाद से फिर मैं 93 में मेरा मास्टर हो गया था, तो 93 से मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। तो टीचिंग में तो 93 में ही आ गया, लेकिन रिसर्च में मैं 96 से आ गया जब मेरा पीएचडी में जी जी इनरोलमेंट हुआ। अभी एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे कि आपका जो इसरो में काम करने का मौका मिला वो ड्यू टू पीएचडी मिला? बिल्कुल, पीएचडी ड्यू टू नहीं मिला, ड्यू टू स्टडी मिला। ड्यू टू स्टडी मिला। हाँ, ड्यू टू स्टडी, चूंकि अब कारण है कि आप अगर किसी, सपोज करिए आप एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपके शरीर के स्ट्रक्चर, बनावट, मांसपेशी, इस सब के बारे में, तो आपको तो मेडिकल कॉलेज में जाना ही होगा, मॉर्चरी में जाना होगा, डेड बॉडी कहाँ है, कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे क्या है, केवल पूरी जानकारी हासिल हाँ। करनी तो होगी। पीएचडी में अगर आपको डेटा कलेक्शन करना है या एक्चुअल में कोई चीज को समझना है, तो उस जगह पर जाना होगा जहाँ उससे रिलेटेड लैब हो। और अपने यहाँ क्या ये माना जा सकता है कि अगर कोई छात्र हो जो एस्ट्रोफिजिक्स हो या एस्ट्रोनॉमी संबंधित हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ वो पीएचडी कर रहा हो या विस्तृत जानकारी जानना चाहता हो, तो वो इसरो में जाके एनरोलमेंट ले सकता है या उसके लिए कोई प्रोसेस होता है? उसके लिए प्रोसेस ये है कि उसके लिए उसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोसीड करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा प्रोविजन है कि यहाँ के जो उसके जो ऑफिसर्स हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी, एक चेन है, या विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, वो डायरेक्ट भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं उनके साथ, और वो कह सकते हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट को इस चीज़ पर काम कर रहा है, इसके लिए आपको ये लैब चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। यूजीसी में इस तरह का प्रोविज़न पहले भी होता था, आज भी है कि हम चाहें तो जो सोफिस्टिकेटेड लैब है, जो किसी कॉलेज के लिए, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, किसी नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए, मान लीजिए आज के डेट में फिजिबल नहीं है खरीदना, तो वहाँ हम स्कॉलर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कह सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं कि आप जाइए स्टडी करके। लेकिन आज के डेट में तो अब
अब तो आजकल का ये क्या बोलते हैं, गूगल से आपको, इंटरनेट हो गया। नहीं, आपको उसको क्या बोलते हैं, जियो टैग। जी। आजकल तो जियो टैग फोटोग्राफ्स, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, हुँ, अभी गूगल खोल के जियो टैग फोटोग्राफ्स लेंगे तो बताएगा कि अभी आप कहाँ हैं, कितने बजे मेरे से बात हो रही है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ जाते थे, चूँकि काम करना था तो करना ही था, यही है। ये ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ हुँ। से बहुत सारे रास्ते संभवतः आपके लिए वहीं से खुले बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ जी। से बस एक ही हुआ, वहाँ से आने के बाद ये सुपर 20 जो मैंने बेतिया में चलाना शुरू किया, गरीब बच्चों को रखना, खुद किराए के मकान लेना, फिर उनको पढ़ाना, फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना, फिर उनको खिलाना, हुँ, हैं? हुँ, वैसे बच्चों को इंजीनियर बनाना, ये जो प्रेरणा मिली, तो ये इसके पीछे इसरो और उसके जो साइंटिस्ट थे, उनका ही कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो सेल्फलेसली किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मतलब बिना किसी लालच के लोगों की मदद देश के कर। लिए एक बिल्कुल, कुछ करने बिल्कुल। की भावना होती है वहाँ। हाँ, तो वहाँ से फिर मैं आया तो एक बहुत छोटे से कॉलेज दुखी छापर सिकटा में, आरबी कॉलेज सिकटा से करियर की शुरुआत की। फिर मैं कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। फिर वहाँ से कुछ दिन के बाद फिर मैं बेतिया आया, फिर मैं कुछ दिन के लिए हरियाणा चला गया, हैं? वहाँ पर मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ दिन पढ़ाया। फिर उसके बाद से मैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे गया। 2011 में फाइनली मैं ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी गया, और वहाँ से फिर मैं 14 में रिजाइन कर दिया, क्योंकि उस बीच में मेरा सऊदी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया में मेरा सिलेक्शन हो गया था, और यूएसए में भी एक जगह मेरा रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में सिलेक्शन हो गया था। तो कुछ दिन के बाद मैं वहाँ से भी वापस आ गया, और 2017 में फिर मैं बैक हो गया ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम किया। आज मैं वहाँ पहले तो मैं वहाँ इंजीनियरिंग में डीन हुआ करता था, विश्वविद्यालय का जी। प्रोवोस्ट हुआ करता था, और आज के डेट में मैं वहाँ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी के डीन हैं, और यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लेकिन गाँव एक बढ़ा क्या नाम था अभी? बहुअरवा बहुअरवा। हम्म, बहुअरवा गाँव से एक लड़का निकल के और सीधे उसका लिखा हुआ जर्मनी पहुँचता है, यूएसए पहुँचता है, और एक जो आपने ज्योति विद्यापीठ का नाम लिया वहाँ डीन और प्रोक्टर के पद पे, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट। किताब तो मेरी 20 छपी है, अभी तक मेरी 20 किताबें हैं, है ना। देखिए अभी इस साल ये किताब आई है, आप देखिए, ये स्कूल एजुकेशन इन बिहार, जी। ये बिहार के गवर्नर ने इसको अप्रिशिएट किया, और यहाँ बेतिया डीएम साहब दिनेश कुमार राय जी ने। इस ये किताब जो है ये मतलब इसमें क्या इसकी विशेषता क्या है? किस बिंदुओं पे लिखी गई है? नहीं, ये तो एजुकेशन से रिलेटेड तो है, लेकिन नहीं नहीं, विशिष्टता क्या है? इसका हमने इसमें, हमारी कोशिश ये है, जी। हमने एक इस बुक में एक फार्मूला दिया है कि जैसे ये देखिए पेज नंबर 7 पर मैंने लिखा है ड्रॉप आउट। जी। हिंदुस्तान का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी एजुकेशनिस्ट ये नहीं बता सकता है कि विद्यालय में अगर 50 बच्चों का एडमिशन हुआ है जी। क्लास 1 में, तो 6 तक जाते जाते कितने बच्चे रहेंगे और कितने स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, ड्रॉप आउट रेट क्या होगा। कोई बच्चा अगर 10th में किसी गांव के 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन तक कितने बच्चे उसमें से जाएंगे। ये मुश्किल है कैलकुलेशन लेकिन करना। मैंने यहाँ एक फॉर्मूला दिया है, देखिए यहाँ ड्रॉप आउट का, अच्छा। कि ये डी इक्वल टू हाँ, डी इज 100 100 माइनस माइनस एन बाई 2 प्लस एक्स बाई वाई इंटू 10 प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड कंडीशन होल्ड, जहाँ एन का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है। इस तरह से ये एक इनोवेटिव बुक है। तो मेरी समझ ये है कि बीएड के बच्चों को करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड करिकुलम तो पढ़ना है, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई बच्चों के कितने छात्र रुकते हैं? नहीं रुकते हैं, रुकने के साथ साथ बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एयर कंडीशन में बैठ के अगर कोई आईएएस, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जी, जी, जी। अगर विद्यालय के बारे में बहुत सारा प्लानिंग करता है, तो ये कोरी कल्पना है, क्योंकि उसको हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। जी। अभी सरकार, बिहार सरकार देख रहे हैं,
अच्छी इनिशिएटिव ले रही है कि उसके जो आईएएस लोग हैं वो गांव में जा रहे हैं, विद्यालयों में जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं। हम लोगों ने तो गांव में ही लगभग पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। वो समस्याओं की समझ है बचपन समस्याओं की से जी। समझ है, प्लस जो आप बच्चों पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया जा सकता है, साइकिल, ड्रेस, पैसे, मिड डे मील, ये सब तो बच्चों के रेगुलरिटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए ठीक है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगा? क्वालिटी एजुकेशन के लिए सारे शिक्षकों को ये पता होना चाहिए कि उस बच्चों के करिकुलम में अभी क्या है, और जिस डिसिप्लिन का मतलब हो गया सब्जेक्ट। अगर वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाना है। बीएड में बच्चों को, एमएड में करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड करिकुलम पढ़ना है, लेकिन हमने स्कूल एजुकेशन इन बिहार किया है। हम चाहते हैं कि बिहार के स्कूल का जो एजुकेशन है वो पूरे देश के लिए एक मॉडल बने। इस किताब को लिखने के इसमें एक छोटा सा मैं बात जोड़ना चाहूँगा। हमारे जो पहले एक डीएम सर थे वो कुंदन कुमार जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, वो उन्नयन बिहार शुरू करके, और जिले के हर विषयों के अलग अलग अच्छे अच्छे जो टॉप शिक्षक हैं उनको बुला के एक ऑनलाइन क्लास शुरू भी करवाया गया था। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा दूसरा विचार रखता हूँ। उसमें जिले के टॉप शिक्षकों को नहीं बुलाया गया, उसमें जो शिक्षक डीओ ऑफिस के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं, बाउंड्री के चारों तरफ चौहद्दी का चक्कर लगाते हैं जी, वो शिक्षक ही उसमें अपना चेहरा चमकाने के लिए जा करके क्लास लेना शुरू किए। कुछ शिक्षक ऐसे जरूर थे जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, लेकिन जो टीचर कहीं एलूफ है, जो प्रशासनिक पदाधिकारियों, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के इर्द गिर्द, शिक्षक संघ नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर नहीं काटता है, वो शिक्षक उस यूनियन बिहार में नहीं आए। मेरी कुंदन कुमार जी से, वो बांका के जब डीएम थे तो वहाँ से उन्होंने यूनियन बिहार की शुरुआत की थी, और वो खुद भी आईआईटीएन थे जी। तो कुंदन कुमार जी हमारे अच्छे मित्रों में से एक थे, और मेरी उनसे बातचीत होती थी। मैंने उनको खुद भी कहा था कि आप अगर चाहें तो मैं जयपुर से ही कुछ क्लासेज आपको कनेक्ट करूंगा बच्चों को, और वहीं से मैं ले लूँगा। इन लोगों ने उनको दूसरा ज्ञान देना शुरू किया कि हमारा जो यहाँ प्लेटफॉर्म है, हमारा जो बोर्ड है, उस पर टीचर पढ़ाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग वहाँ जाएगा। ये तो पुरातन संस्कृति वाली बात हो गई ना। आज तो हम यहाँ से बैठ करके सऊदी और दिल्ली, क्या अमेरिका और जर्मनी के लोगों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लिंक जहाँ जाएगा वहां से कनेक्ट होगा, होकर के गूगल के जरिए तो पूरा दुनिया एक तो मंच हो गया है। हाँ, तो दो चार लोग थे वो, और आप मैं किसी पर आक्षेप नहीं करूंगा जी। कुंदन कुमार जी की सोच अच्छी थी, लेकिन उस समय जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उनको शिक्षा को छोड़ के सब चीजों की जानकारी थी जी। जब उन्होंने ये जिला में अभियान चलाया जी, तो वो बढ़िया था, अच्छा उसमें काम हो सकता था। आज भी उसके रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों को दिखाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो डीएम साहब की समझ अच्छी थी, उन्होंने चंपारण के लिए, चनपटिया में आपने देखा कितना बढ़िया स्टार्टअप जोन वगैरह के लिए काफ़ी काम किया है, उनको तो भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यूनियन बिहार में जो डिलीवरी की गई टीचर लोगों के द्वारा, जो उसकी क्वालिटी थी, मैं उससे संतुष्ट नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा, चलिए उम्मीद करेंगे हम लोग की और बेहतर हो। नहीं, दो चार शिक्षकों को मैंने, जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे शिष्य थे, जैसे मुनिंदर झा को मैंने एक दिन मैसेज किया कि तुम्हारा क्लास मुझे आज बहुत अच्छा लगा यूनियन बिहार पर, तो वो खुश हुआ। वैसे एक दो और भी शिक्षकों को मैंने कहा जी। अगर कोई पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है वो तो अच्छा हाँ है। लेकिन सब चीज में आप जैक लगा करके, घुस करके और फालतू का टाइम किल करिएगा तो ये अच्छी नहीं है। जिले के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन ग्रुपिज्म से अलग होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये किताब हमारी जो है, ये किताब इस साल आई है। इसका डीएम साहब दिनेश कुमार राय जी जो आईएएस हैं यहाँ, उन्होंने इसका लोकार्पण किया। और एक किताब अभी ये आई है, डॉक्टर गर्ग थ्योरी, आप देख रहे हैं जी। तो इस किताब को हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर हेमा बाफिला जी, वो हमारे साथ, वो भी अथर हैं। और ये डॉक्टर गर्ग थ्योरी पर हम लोगों का एक मोनोग्राफ आया है। इसका विषय बिंदु क्या रहेगा? विषय बिंदु तो इसका देखिए, मोनोग्राफ का मतलब होता है कि जैसे आप रामचरितमानस में जाइए
तो रामचरितमानस में उसके अलग अलग खंड हैं, यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो सुंदर कांड है, हैं, और कौन कौन उसके अलग अलग किष्किंधा प्रसंग हैं। कांड, कई हाँ, सारे का तो लंका सुंदर कांड। कांड जी। में सुनते हैं कि हनुमान जी से पर केंद्रित बहुत सारी चीजें लिखी गई है, यही बात है ना। तो वो एक मोनोग्राफ हुआ, जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी एक एक जगह। यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक गतिविधि को जब केंद्र में रख के बातें कही जाती है तो उसको मोनोग्राफ कहते हैं। तो पंकज गर्ग सर जो है वो बहुत ही विजनरी एकेडमिशियन हुआ करते थे भारत के, जिन्होंने ज्योति विद्यापीठ की स्थापना की, और इतने कम उम्र में उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिलॉसफी दी एजुकेशन की, उसको हम लोगों ने इसको एक जगह इकट्ठा करना उनके विचारों का एक संग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब वो पिछले कोविड में वो हमारे बीच नहीं से चले गए, तो उनके जाने के बाद ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती थी कि उन्होंने जो काम करा है उसको संग्रहित किया जाए। समाज के सामने लाया जाए। तो ये किताब वहाँ छत्तीसगढ़, मैं भूल रहा हूँ नाम, वहाँ आए थे विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने इसका लोकार्पण वहाँ किया। लेकिन मैं इस जिले का हूँ, तो कुछ पुस्तकें मेरे पास है और इसका लोकार्पण के लिए तैयारी चल रही है। जल्दी ही हम लोग इसको पश्चिम चंपारण जिले में इसको लोकार्पित और करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि मैंने भी इस किताब को थोड़ा बहुत ऐसे पलट के देखा है और इसमें कई आयाम दिखाई दिए हैं। कहीं ज्योग्राफी की बात है, कहीं बायोलॉजी की बात है। तो एक वर्सटाइल नेचर जो होता है, बहुमुखी जो आयामों को जो कैच करे, मेरे ख्याल से उसी के समकक्ष ये है। देखिए इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर गर्ग थ्योरी। आपकी थ्योरी अलग अलग सब्जेक्ट पर हो सकती है जी। आपकी थ्योरी, देखिए जैसे मैं एक मेरा नाम डॉक्टर शोभा लाल है जी। मेरा रोल अपनी पत्नी के साथ अलग है, बेटा बेटी के साथ अलग है, स्टूडेंट के साथ अलग है, सोसाइटी के साथ अलग है। जी। उसी तरह से एक जो थिंकर है, एक जो फिलोसफर है, उसकी अलग अलग अपनी फिलोसफी है। डॉक्टर पंकज गर्ग बायोलॉजी के बैकग्राउंड के थे, होम्योपैथ के डॉक्टर थे, ठीक है। और बहुत ही मतलब ये बेहतरीन सर किताब लगा। हाँ, माफी चाहूंगा थोड़ा सा आपको रोकने के लिए। इसमें होम्योपैथ के काफी सारे मेडिसिन का नाम लिखा है, ब्रोटेना, मेंटोनियम, टार्ट, ब्राइटेनियम, ये सब। हाँ, तो ने इसकी क्या फिलोसफी है, ये तो पूरा समग्र अध्ययन के बाद ही पता चलेगा। उस मेडिसिन की क्या फिलोसफी है, ये उनकी फिलोसफी है। हम लोगों ने उसको अपने विचारों में के साथ अपने शब्दों में उसको, ये डॉक्टर हेमा बाफिला जो वो खुद भी पीएचडी है फिजियोथेरेपी में, है ना, ये भी मेडिकल बैकग्राउंड की है, जो हमारे साथ अतर है। तो ये सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया है, डॉक्टर गर्ग की फिलोसफी को। अभी सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि इतने यात्राएं हुई, एक छोटे से कस्बे से निकल के यहाँ एमजेके कॉलेज से लेके और इसरो तक की यात्रा हुई। आपने कई किताबें लिखी, आपके रिसर्च पेपर जो हैं वो पूरे विदेशों में घूमते हैं, आप कई जगह लेक्चर देने के लिए बुलाए भी जाते हैं। तो कोई खास विजन हो या कोई ऐसी बात हो जो आप हमारे दर्शकों के माध्यम से अपने जिले के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कहना चाहेंगे? नहीं, विजन देखिए, आजकल एजुकेशन में आपके विजन का कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप एसोसिएटेड नहीं हैं, आपका कोई राजनीतिक क्या बोलते हैं गुरु नहीं है, या आपके ऊपर किसी की छत्र छाया नहीं है जी, तो आपके विजन का कोई महत्व नहीं है। मैं ये बात ये तो बहुत खराब है, मतलब मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 में 16-17 में जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भितियारवा आने वाले थे। वहाँ राजकुमार शुक्ला जी की प्रतिमा की स्थापना होने वाली थी जी। इसके पहले मैं जब फॉरेन से आया था तो मेरी इच्छा थी कि चंपारण को नहीं छोड़ना है और यहाँ पर कुछ काम करना है। तो मैंने सरकार को लिखा कि भाई हम भितियारवा में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। भितियारवा इसलिए कि एक तो वो थारू बाहुल्य क्षेत्र था, आदिवासियों का क्षेत्र था। दूसरा, राष्ट्रीय फलक पर लोग उसको जानते हैं क्योंकि वहाँ पर भितियारवा में वहाँ बापू का बहुत सारा नहीं, बापू, कस्तूरबा, ये सब लोगों का वहाँ पर स्थल है। लोग आते हैं, प्रधानमंत्री से लेके सारे राजनेता आते हैं। दूसरा, मेरी पत्नी पीएचडी जब कर रही थी तो उसका भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल वोमेन वेस्ट चंपारण
पर ही उनका शोध था। जी। तो वो भी जब जाती थी वहाँ स्टडी करने के लिए, डेटा कलेक्शन करने के लिए, तो वो भी आकर के बताती थी कि वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है और उसका डेवलपमेंट के लिए क्या मेजर श्योर किया जा सकता है। तो मेरे को समझ में आया कि भाई यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग डेवलप करते हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसमें हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया, जैसे अभी आपने कहा कि इसमें फिजिक्स भी है, इसमें बॉटनी भी है, इसमें होम्योपैथ भी है, इसमें ये भी है। जी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हर तरह के रिसर्च को और युवाओं को वहाँ से एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो पत्रकार लोगों ने ही उसका विरोध किया जो आज भी जमे हुए हैं। जमे हुए हैं। तो वो पत्रकार लोगों ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट देना था। रिपोर्ट गया नहीं गया मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि कहीं मैं चमक न जाऊं, का मैं बड़ा ना हो जाऊं। मैं तो कल इंडिया से बाहर जाऊंगा, बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हो जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं इंडिया में हूँ, नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा। फाइनली वो नहीं खुला। तो विजन तो रहा है इसके लिए, और हम ना, हमारा विजन अगर ऐसा नहीं रहता तो हम आपको यहाँ के बच्चों को सुपर 30 के लिए तैयार करना। मैं पहला व्यक्ति हूँ बिहार से जिसकी हिंदी मीडियम से ISPCSL के लिए किताब आती है, वेब ऑफ साइंस। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है जी जी जी। कि अगर बिहार में जितने BPSC वाले ऑफिसर हैं, जी। अगर आप 2000 सन से लेके और 2016-17 तक देख लीजिए, जी। उसमें से मोस्टली मेरे स्टूडेंट डिप्टी कलेक्टर हैं या SDPO हैं, या तो वो मेरे से पढ़े हैं या वो मेरी किताबें पढ़ते हैं। आज मेरी किताब वेब ऑफ साइंस पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, जी जी। जो ISPCS के लिए लिखी गई है। उसमें 5 लाख से ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के क्वेश्चन आंसर है। वो मतलब फॉर एनी स्टूडेंट। फॉर एनी स्टूडेंट, जिसको भी जनरल स्टडी साइंस की तैयारी करनी है उसको वो किताब पढ़नी चाहिए। अभी आपने कहा इनसे, कैरियर वाले कौन है, मुन्ना 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 सर। जी, जी। हाँ। एक दिन मैंने फेसबुक पर डाला था तो उन्होंने लिखा, मुझे अच्छा लगा कि सर इसका न्यू एडिशन कब आएगा, क्योंकि ये किताब काफ़ी पुरानी हो गई, तो इसका न्यू एडिशन आप मंगवाइए। आना चाहिए जी। तो न्यू एडिशन अब टाइम ही नहीं है, क्या आएगा। और मैं अब दूसरे दूसरे सब्जेक्ट पर लिखना शुरू कर दिया हूँ। और एक चीज़ जो मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी एक लालसा होती है कि यहाँ से कोई छात्र निकला है, कोई लड़का निकला है, कोई युवा निकला है, अगर वो कहीं विकास करता है तो पुनः हमारे यहाँ आए, हमारे मिट्टी से जुड़े, हमको उठाने का प्रयत्न करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे कितने कलाकार मिल जाते हैं कि अपना उस्तादी लगा के उसको खींचने का काम शुरू करते हैं। नहीं, हमारा कोशिश ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं बढ़े, हमारा बड़ा भाई बढ़े, छोटा भाई बढ़े, हमारा समाज ही तो बढ़ रहा है। हम इतने खुले मानसिकता के पता नहीं कब हो पाएंगे। देखिए, जो आपने विजन की बात की, नहीं, कारण ये है जी कि आप किसी के हीट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर में जो उष्णता है, जो उष्मा है, उसको कैसे नियंत्रित कर लीजिएगा। वो तो निकलेगा ही ना, निकलेगा। जी। आप काम करिए, काम के आधार पर समाज आपका मूल्यांकन करेगा। तो हम लोग उसमें थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। नहीं, हम वही लोग अब देखिए, पैर खींचने में ज्यादा विश्वास मैं करते बता हैं। रहा हूँ आपको, 100 कंट्री, आपको गूगल ज़्यादा डिटेल्स बताएगा, करीब करीब 100 अब्रोड की कंट्रीज में मेरी 8 किताबें लोग पढ़ रहे हैं, चलती हैं अभी। हाँ। और जर्मनी और कैम्ब्रिज जैसे जगहों, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय में हमारी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स की कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में किताबें पढ़ाई जा रही है। ये आपने बहुत बार अखबारों में पढ़ लिया। जी तो वहाँ के लोगों को अच्छा लगता है। अब बिहार सरकार को, जिला प्रशासन को, अभी 2 दिन पहले चंपारण का स्थापना दिवस था, यहाँ जी चंपारण जी। का 8 स्थापना तारीख को। 8 तारीख को। देख लीजिए, मैं यही था, ना 20 किताबों को लिखने वाला, चंपारण को पूरे दुनिया में पहुंचाने वाला। मेरे को तो किसी ने नहीं कहा कि भैया आ जाना थोड़ा इधर, कलेक्ट्रेट में कुछ फंक्शन हो रहा है। हम लोग किस माहौल में जी रहे हैं, क्या आप विजन की बात करते हैं।
जितने लोग यहाँ से पढ़ते हैं वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि सोसाइटी को, प्रशासन को, शासन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हैं और आपको भी समाज में क्या सम्मान मिलना चाहिए। तो भाई आप अगर नहीं याद करते हैं तो हम किस लिए जाएं? जिला प्रशासन से मैंने जिला पदाधिकारी से 4 बार मिल के कहा कि आपके एनआईसी के ऑफिसर दिन भर बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कितना वो डेटा आपका अपलोड करते हैं। वेस्ट चंपारण का विकिपीडिया जो पेज है, यहाँ के जो लोग जिन्होंने चंपारण को काफी गौरवान्वित किया है या चंपारण के नाम उन्होंने देश दुनिया में फैलाया है, वहां पर तो दिखना चाहिए ना। एक बार कोई सर्च करे तो उसका वहाँ एक डिटेल मिलना चाहिए ना, चाहे जो कोई भी हो, जो कोई भी हो न तो यहाँ के किसी लेखक का वहाँ डिटेल्स मिलेगा, न यहाँ सोशल वर्कर का मिलेगा, हैं? जो मंत्री विधायक नेताजी का जो पेज, जो विकिपीडिया का पेज है वो बना है, वो आपको मिल जाएगा गूगल पर। ये क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती है? लेकिन किसको बोलिएगा, किसको बोलिएगा आप? तो कष्ट होता है, फिर भी चूंकि देखिए अपना तो घर यही है, रहना यही है, तो ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है। लेकिन मैंने सब किसी को शुभकामना दिया और सबको मैंने बेस्ट विशेज भेजे कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है 51 ईयर यंग हो गया, ये मैंने लिखा तो अच्छा लगता है। लेकिन प्रशासन को भी इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ये तो कमी थोड़ी खटकती है मन में, ये थोड़ा सा कसक रह जाता है। आप जरा बताइए, मनोज वाजपेयी ने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना काम किया, प्रकाश झा ने कितना काम किया, उसके पहले और भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जी, मैं व्यक्तिगत भी कई लोगों को जानता हूँ। उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पेज पर? कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा कमी है। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि जो लोग यहाँ प्रशासन में बैठे हैं वो अपने को मालिक न समझे, वो जनता के नौकर हैं, जनता के टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता के लिए अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल होना ज्यादा जरूरी है। इस वेस्ट चंपारण में जो आता है ऑफिसर अपने को भगवान समझ लेता है। भाई भगवान नहीं है, आप सबसे बड़े सेवक हैं, आपका काम सेवा करना है, क्या करिएगा, ऐसे ही है। तो चलिए ठीक है। तो इन्हीं सब पावन स्मृतियों, खट्टे मीठे यादों के साथ और इतना समय देने के लिए नहीं हम तो देखिए अभी तो हम छुट्टी में आए हुए हैं, अपने बाल बच्चों के पास आए हैं, दिवाली से छठ तक अभी हम सब किसी से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो भी हमारे आप भाई हैं, बंधु हैं, जो लोग भी हमारे से कहते हैं कि भाई हम मिलना चाहते हैं, तो हम सबको बोलते हैं आप आइए, आपका स्वागत है, चाय पीजिए जी और हमसे बात कीजिए। मुझको जो ज्ञान होगा वो मैं बताऊंगा। हाँ, एक बात मैं जरूर चाहूंगा, एक बात मैं जरूर कहूंगा, अभी आपने देखा अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, हमारे सुगर छाप की एक बच्ची ने एसडीएम बनी है, नौतन का एक लड़का उधर से एसडीएम बन गया है ना। तो कोई और बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी एक्सिलरेट होनी चाहिए, मतलब एक कॉम्पिटिटिव माहौल एक बने, बच्चे अच्छा करे, सभी को सपोर्ट मिले। और अगर आप किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसका पैर पकड़ के खींचने का भी आपको अधिकार नहीं है। आप उसको करने दीजिए काम। यहाँ लेग पुलिंग का जो कल्चर है उस पर स्टॉप लगना चाहिए, और हर चीज को आप राजनीति से जोड़ के मन नहीं देख सकते। जी बिल्कुल ठीक है। तो इन्हीं खट्टे मीठे यादों के साथ आपका धन्यवाद करते हैं और पुनः आपसे मिलेंगे पहचान के एक अगले सीरीज में किसी एक नए मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।